शट योर माउथ हो। लाइव हूँ मैं, ठीक है। नारायण नीनामा भी जोहार, अंकित मार्को जोहार। नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन फिर भी जितनी भी बातें छूट गई है मैं कोशिश करूंगी कि दोबारा उन बातों को रिपीट कर सकूं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि किसी भी तरीके से अगर इस लाइव में मेरी बातें पूरी नहीं हो सकी तो अपना जो वीडियो है मैं शूट करके उसको यूट्यूब में अपलोड कर दूंगी, और जो भी जानकारी है बाकायदा दस्तावेज के साथ में उसको मैं कोशिश करूंगी कि उसको यूट्यूब में एक वीडियो बना के अपलोड कर सकूं, और उस लिंक को आप लोगों को कॉपी करके शेयर कर दूंगी। तो राजा ध्रुव जी, क्या हो गया था अचानक? एक्चुअली नेटवर्क चला गया था, अचानक से नेटवर्क चला गया था। मैंने बहुत वेट किया कि नेटवर्क वापस आए, लेकिन वो वापस नहीं आया। तो ठीक है, जितनी भी बातें छूटी थी मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगी, कोशिश करूंगी। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वन अधिकार अधिनियम जो है वो असल में अंग्रेजों के समय का कानून था, जिसको कि भारत में लागू किया गया। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 372 सुप्रीम कोर्ट का रामकृपाल भगत का जजमेंट जो है 1969 का, वो क्या बोलता है कि संविधान का 372 एक पुराने अंग्रेजी कानूनों को तो सुरक्षित रखता है। संविधान का अनुच्छेद 395 जो है वो पुराने अंग्रेजी कानूनों को संशोधित तो करता है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 372 एक उसको सुरक्षित रखता है और उसको भारत में लागू करता है कुछ अंग्रेजी कानूनों को। जैसे कि फॉरेस्ट एक्ट 1927 जो है वो अभी भी भारत में लागू है। लेकिन जो आपका रामकृपाल भगत का जजमेंट है वो कहता है कि वैसे कानून जो सारे भारत में लागू थे, जरूरी नहीं है कि वो आदिवासी क्षेत्रों में भी लागू हो। मतलब कि वैसे कानून जो कि अंग्रेज के समय में आदिवासी क्षेत्रों में लागू थे, सिर्फ वही भी इसका भी पीडीएफ डाल दूंगी और कोशिश करूंगी कि वीडियो बना के उस चीज़ को अपलोड कर सकूं, ताकि आप लोगों को जो भी दिक्कतें हो रही हैं अभी, वो आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यह जो कानून था वन अधिकार अधिनियम 2006, तो यह कानून तो सबसे पहले कि आदिवासी क्षेत्रों में अंग्रेज के समय में लागू नहीं था, और उस चीज को आदिवासी क्षेत्रों में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अरविंद केजरीवाल जी की जो किताब है स्वराज, उसमें ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि अंग्रेज के समय में जो कानून लागू नहीं थे, फॉरेस्ट एक्ट लागू नहीं था, उसको आदिवासी क्षेत्रों में थोपा गया है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, अनुच्छेद 372(2) 13(1) आदिवासी क्षेत्रों में भारत में लागू करने की इजाजत देता है, जो भारत की संसद और विधानमंडल उसको संशोधित करके इसको भारत में लागू कर सकती है। ठीक है, तो अंग्रेजी कानून जो थे वो जैसे वन अधिकार अधिनियम आदिवासी में अंग्रेज के समय में लागू नहीं था, लेकिन बाहर में बाहर। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि ये जो अंग्रेजी कानून था 1927 का, अभी बहुत अफवाह फैली हुई है कि नहीं, जो मोदी सरकार है, अंग्रेजी कानून जो था आपका फॉरेस्ट एक्ट 1927, उसमें जो गोली मारने का आदेश था उसको आदिवासी क्षेत्रों में लागू करेगी। तो सबसे पहली बात कि यह जो कानून था 1927 का, यह आदिवासी क्षेत्रों में अंग्रेजों के समय में लागू नहीं था, तो इसके लागू होने की बात यह निहायत ही बेवकूफ़ी होगी। जैसा कि रामकृपाल भगत का जजमेंट 1969 का जजमेंट ये कहता है कि वो कानून जो कि सामान्य क्षेत्रों में लागू थे, यह नहीं कहा जा सकता कि वह कानून आदिवासी क्षेत्रों में भी लागू थे या लागू हो पाएंगे आज़ादी के बाद भी। तो यह जो कानून था फॉरेस्ट एक्ट, वो आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं था। दूसरी बात मैंने जो कहा कि ये जो संशोधित कानून है वन अधिकार अधिनियम 2006, यह आदिवासी क्षेत्रों में क्यों लागू है? क्योंकि आपका एक करार के तहत जो आदिवासी क्षेत्र है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यानी सत्ता का हस्तांतरण अधिनियम के तहत आदिवासी क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत में मिलाया गया था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अंग्रेजों ने भारत में 3 तरह से शासन किया था,
ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से कानून आदिवासी क्षेत्रों में लागू थे और आज़ादी के बाद में किन शर्तों के साथ लागू होंगे। एक उदाहरण के साथ मैं बता रही हूँ कि आपका वन अधिकार अधिनियम जो है 2006 का, इसमें ग्राम सभा को मुख्य रूप से रखा गया है। आदिवासियों की रूढ़िगत ग्राम सभा है, इसको आपका वन अधिकार अधिनियम 2006 में इसको मुख्य रूप से रखा है। या आजादी का करार था, आदिवासी क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत में था कि जो भी अंग्रेजी कानून है जो भी भारत सरकार है इसको करके अपने अंदर में तो मिला सकती है, लेकिन आने वाले दिन में 1950 के बाद जो भी कानून में वो लगाएगी तो वो लोकल लॉ जो है उसके अनुसार ही सारे कानूनों को इन क्षेत्रों में लगाएगी। आपका विधायिका की बात है, ना सिर्फ कानून की बात है बल्कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका जो कि सिर्फ ब्रिटिश भारत में लागू था, उसको आदिवासी क्षेत्रों में भी उनके जो स्थानीय रूढ़ी प्रथा है, उनका जो रूढ़िगत ग्राम सभा है, या फिर जो भी अंग्रेजी कानून पहले जो लागू थे उसके अनुसार ही भारत की सरकार को ये सारे अंग्रेजी कानून का संशोधित रूप और सामान्य कानून आदिवासी क्षेत्रों में लगाना होगा। अन्यथा जो भारत की सरकार की अधिकारिता आदिवासी क्षेत्रों से समाप्त हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यानी कि सत्ता का हस्तांतरण अधिनियम का सेक्शन 7A, 7B और 7C इसको साफ साफ कहता है। इस बात में जानना है तो संविधान का अनुच्छेद 1 आप पढ़िए और संविधान का अनुच्छेद 260 पढ़िए। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, पिछले लाइव जो आपका थोड़ा डिस्टर्बेंस भी था उस लाइव वीडियो में, उसमें जैसा कि मैंने बताया था कि अंग्रेजों ने 3 तरह का शासन किया था भारत में। पहला था ब्रिटिश इंडिया, जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आप गूगल पे मिल जाएगा, आपको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर वो नहीं मिलता है तो कोशिश करूंगी कि मैं आपको उपलब्ध करा पाऊँ। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का सेक्शन 7A, 7B और 7C अगर आप पढ़ते हो, फिर से मैं ये बात कहना चाहूंगी कि लोग बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का संशोधन हो चुका है। संविधान का अनुच्छेद 395 के तहत ये संशोधित हो चुके हैं। लेकिन फिर से मैं ये बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, 5th रिपोर्ट है मेरे पास में, आपका विधि विभाग की 5th रिपोर्ट है, उसमें ये बात साफ साफ लिखी हुई है, जो कि मैं कहती हूँ हमेशा से कि संविधान का अनुच्छेद 372(1) इनको सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने 3 तरह की शासन व्यवस्था चलाई थी भारत में। पहला था ब्रिटिश इंडिया, जिसको हम लोग आज के डेट पे सामान्य क्षेत्र कह सकते हैं। जितने भी सामान्य क्षेत्र है, अगर झारखंड के तर्ज पे कहे तो धनबाद ले लीजिए, ठीक है, जहां वो जिसको हम 5th शेड्यूल नहीं कहते हैं, तो वो सामान्य क्षेत्र को हम कह सकते हैं कि वो ब्रिटिश इंडिया थे, जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का सेक्शन 7A है। ठीक है, 7B में आपका रजवाड़े थे, जितने भी राज्य रजवाड़े थे। तीसरा था ट्राइबल एरिया, जो कि स्वतंत्र जो इंडियन स्टेट थे वो भी स्वतंत्र थे और जो आदिवासी क्षेत्र थे वो भी स्वतंत्र थे। अगर आदिवासी क्षेत्र की हम बात करें तो वो जो इंडियन स्टेट थे उसके अंदर में भी आदिवासी क्षेत्र थे। ये आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का सेक्शन 311 आप पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल की बात मैं कहूँ तो राजस्थान की बात हम ले लेते हैं, तो जितने भी राजस्थान में आपके जैसे वो शुरू से ही इंडियन स्टेट रहा था, स्वतंत्र रजवाड़े में आता था, तो उन क्षेत्रों में जो है आपका जो उन क्षेत्रों में राजस्थान में जितने भी आदिवासी क्षेत्र थे वो अगर स्वतंत्र रजवाड़ों के अंदर भी थे तो ये कहा जाएगा कि वो क्षेत्र भी स्वतंत्र थे। आजादी के पहले तक, 1947 के पहले तक उन पे अंग्रेजों ने ट्रीटी ग्रांट एग्रीमेंट यानी करार था। ग्रांट एग्रीमेंट क्या था? ये आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का सेक्शन 7 ABC में आपको देखने को मिलेगा। और इसको अगर और एक और एग्रीमेंट हुआ था अंग्रेजों का, मतलब ये जो क्षेत्र थे ब्रिटिश इंडिया, तो इसका सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों ने किया था और कहा था कि हमने सिर्फ ब्रिटिश इंडिया पे शासन किया था, यानी कि 7A पे शासन किया था। इंडियन स्टेट यानी कि रजवाड़े और ट्राइबल एरिया, इसको अगर आप मतलब की सत्यता इसकी जांचना चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत की जो किताब है इस पढ़ के भी आते हैं।
जितने भी आईएएस आईपीएस है वो पढ़ के आते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था नाम की किताब है, तो वो पढ़ के आते हैं, और जितनी भी बातें मैं बता रही हूँ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का सेक्शन 7 ABC, इसके बारे में वो पढ़ के आते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में सत्ता का हस्तांतरण तो हुआ, जितने भी राजनेता थे उनको ब्रिटिश इंडिया का जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, और ये कहा गया कि ये क्षेत्रों पे हमने शासन किया था, आप अपनी कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल, कलेक्टर, पुलिस, सीआरपीएफ जो है वो ब्रिटिश इंडिया पे लगाओगे। विधायिका मतलब संसद, विधानमंडल, और मतलब सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश शासन की जो ब्रिटिश संसद थी वो भारत की संसद हो गई। सत्ता का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर एग्रीमेंट। तो उन क्षेत्रों में आप कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, कलेक्टर, पुलिस लगा सकते हो। विधायिका यानी कि संसद, विधानमंडल, नेता, मंत्री, और जितने भी कानून हैं, नए कानून 1950 के और पुराने कानून, वो आप ब्रिटिश इंडिया में लगाओगे। और आपका न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट आप जो लगाओगे वो आपका जो ब्रिटिश इंडिया है जहां पे हमने शासन किया था उन क्षेत्रों में आप लगाओगे। इंडियन स्टेट यानी कि स्वतंत्र रजवाड़े स्वतंत्र हो गए हैं, और आदिवासी क्षेत्र वो भी स्वतंत्र हो गए हैं। ये चाहे तो भारत के साथ मिल सकते हैं, पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, या फिर जो भी फोटो है वो मैं खींच के आपको दे दूंगी, जो कि आईएएस आईपीएस इस बात को पढ़ के आते हैं। तो जो इंडियन स्टेट थे और जो ट्राइबल एरिया थे वो या तो भारत से मिल सकते थे, या पाकिस्तान से मिल सकते थे, या फिर वो अपना अलग देश बना सकते थे। और उसके बाद में एक और मतलब एग्रीमेंट हुआ, फॉरेन ज्यूरिडिक्शन एक्ट, यानी कि वैसे क्षेत्र जो ब्रिटिश भारत के सत्ता के बाहर के थे, जिनको ब्रिटिश कानून के तहत उनको विदेश समझा गया। जैसे भारत के सीमाना के अंदर में हम ये नहीं कह सकते कि सारे क्षेत्रों पे अंग्रेजों ने शासन किया था, तो वो क्षेत्र कानून की नजर में, ब्रिटिश कानून की नजर में वो क्षेत्र मतलब विदेश थे। तो उन क्षेत्रों को करार के तहत जितने भी आपके इंडियन स्टेट थे, आपका जो स्वतंत्र रजवाड़े थे और आदिवासी क्षेत्र थे, उनको करार के तहत ब्रिटिश भारत में मिलाया गया। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ना चाहते हैं जो मैं कह रही हूँ, तो संविधान का अनुच्छेद 1 आप पढ़िएगा, 1(3) का ग में पढ़िएगा। तो वैसे क्षेत्र जिनको अर्जित किया जाए, तो इनको। और एक चीज अब जो मैं फॉरेन ज्यूरिडिक्शन एक्ट के बारे में बता रही हूँ कि आप इन क्षेत्रों में अपनी जो जिन क्षेत्रों को, जैसे इंडियन स्टेट और ट्राइबल एरिया को आप करार करके अपने अंदर में मिला सकते हो, ब्रिटिश भारत में मिला सकते हो, लेकिन शर्त ये रहेगी कि इन क्षेत्रों में जो भी आप कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका लगाओगे वो अकॉर्डिंग टू, यानी कि वहां पे जो लागू विधि है, वहां पे जो स्थानीय विधि लागू है उसके अनुसार ही आप कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका लगाओगे, अन्यथा आपकी अधिकारिता इन क्षेत्रों से समाप्त हो जाएगी। तो इस पे एक और मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि इसकी सत्यता जांचने के लिए कि जो आपका जिन क्षेत्रों पे अंग्रेजों ने करार संधि के माध्यम से शासन किया था, इस पे एक जजमेंट भी है आपका, एन मस्थान वर्सेस चीफ कमिश्नर पौंडीचेरी, यानी पौंडीचेरी का 1962 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें जो बात मैं बता रही हूँ कि वहां पे क्या हो गया था कि भारत की सरकार ने, चूंकि वो जो क्षेत्र था पौंडीचेरी, वो फ्रेंच गवर्नमेंट के अधीन आती थी, तो फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ में करार होना था, भारत की सरकार के साथ जो करार होना था वो अधूरा रह गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे साफ साफ एक जजमेंट दिया है। ये आपका इंडियन स्टेटमेंट बुक में भी मेरे पास में है आपका बकायदा। ये मैं जिस समय को बताऊंगी, तो पौंडीचेरी में 1962 में एक जजमेंट आया था कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसे तो भारत की सरकार ने अपनी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका पौंडीचेरी में उन्होंने विस्तार करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी चूंकि फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ में भारत सरकार की जो ट्रीटी होनी थी, करार होनी थी, वह अधूरा रह गया, इसलिए यहाँ पे भारत की सरकार की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका नहीं है। तो इस तरह का करार उन्होंने किया, बाद में किया, तब जाके पौंडीचेरी भारत के अधीन आई, जो कि संविधान के अनुच्छेद 1 और आप सकते हैं क्या लिखा हुआ है 260 में, या फिर इन फॉरेन ज्यूरिडिक्शन एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि आप अपनी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तो इन क्षेत्रों में लगाओगे जिनको आपने करार के तहत अपने अधीन लिया है। जो क्षेत्र उन क्षेत्रों को आप अपने अंदर में तो मिला सकते हो, लेकिन जो भी
आप न्यायपालिका विधायिका लगाओगे, वहां पे जो लागू विधि है, अगर आदिवासी क्षेत्रों का अगर मैं हवाला दूं तो वहां पे जो रूढ़ी प्रथा है, वहां का जो रूढ़िगत ग्राम व्यवस्था है, वहां पे जो लागू विधि थे जैसे कि सीएनटी, एसपीटी, या फिर आपका जितने भी अंग्रेजी कानून लागू थे, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड, बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड, गुजरात लैंड रेवेन्यू कोड, राजस्थान लैंड रेवेन्यू कोड, तो इस तरह के जो पुराने कानून लागू थे उनके अनुसार ही आपको कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका लगाना पड़ेगा, अन्यथा आपकी अधिकारिता इन क्षेत्रों में समाप्त हो जाएगी। जैसा कि पौंडीचेरी में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे मना कर दिया कि फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ में ट्रीटी अधूरा रह गया। तो इस तरह की चीजें जो में जो फॉरेस्ट एक्ट जो कि 1927 का अंग्रेज के समय का था, जो कि आदिवासी क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची में ये चीजें लागू नहीं थी, फॉरेस्ट एक्ट जो लागू नहीं था, तो उन क्षेत्रों में वर्ष 2006 में इसका संशोधित रूप करके उनको फॉरेस्ट एक्ट को आदिवासी क्षेत्रों में लगाना, आपका अनुच्छेद 260 या एक्ट में जो रूढ़ी प्रथा को किसी डालना जरूरी है, जो कि आपका पेशा कानून में भी आपको देखने को मिलेगा। पेशा कानून में भी वो ग्राम सभा को नहीं हटा सकते हैं। दूसरी बात है कि भूमि अधिग्रहण का जो कानून है 2013 का, लैंड एक्विजिशन रिहैबिटेशन रिसेटलमेंट एक्ट 2013, उसमें भी ग्राम सभा मैंडेटरी रूप से है कि आदिवासियों की रूढ़िगत ग्राम सभा की अनुमति के बगैर आप भूमि का अधिग्रहण नहीं। आपका फॉरेस्ट एक्ट 2006 है, इसमें भी रूढ़िगत ग्राम सभा जो है वो मैंडेटरी है, वो एकदम जरूरी सी चीज है जिसको कोई भी सरकार अनदेखा नहीं कर सकती है। तो यही चीजें हैं। तो अब जाके जब बात आती है कि वैसे क्षेत्र जो कि अंग्रेज के समय में जिन क्षेत्रों पे अंग्रेजों ने शासन नहीं किया था, या फिर जो वन क्षेत्र जो थे आपका जैसे ब्रिटिश इंडिया के जो ने शासन थे, तो आजादी के बाद जो वन क्षेत्र जिन पे अंग्रेजों ने नहीं किया था, उन क्षेत्रों पे भारत की सरकार या फिर जो फॉरेस्ट है वो अपनी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, इसीलिए जो रूढ़िगत ग्राम सभा जो है फॉरेस्ट एक्ट में इसको मैंडेटरी रूप से रखा गया है। एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ कि अगर पड़ोसी की जमीन पे अगर हमको खेती करनी हो तो हम 2 साल के लिए उसको साझा पे लेते हैं और बदले में जो भी उगता है वो हम उसको देते हैं। लेकिन हम इन 2 साल में उस पड़ोसी की जमीन पे हम घर बना के नहीं रह सकते, ठीक है, हम उसकी जमीन पे घर बना के नहीं रह सकते। सुप्रीम कोर्ट यही बात बार बार कहता है कि आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी को नहीं दी जा सकती। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का समता जजमेंट भी ये कहता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक इंच जमीन भी आदिवासी क्षेत्रों में नहीं है, क्योंकि ये एक हिसाब से जिसपे अंग्रेजों ने या फिर जितनी संपत्ति बाप ने अपने बेटे को हस्तांतरित किया होगा उतनी ही संपत्ति बेटे को मिलेगी। पड़ोसी की जमीन पे वो अपना हक नहीं जता सकता। ठीक वैसे ही बाप यानी कि अंग्रेजों ने जितनी संपत्ति का जो एक अनुच्छेद है जो कि आपका संविधान के अनुच्छेद 294 से लेके 307 तक में आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी यही वैसे क्षेत्र जो कि अंग्रेज के अधीन थे उन्हीं क्षेत्रों को ही भारत की सरकार को वो उनको हस्तांतरित करके गए हुए हैं। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जमीन आदिवासी क्षेत्रों में नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का समता जजमेंट कहता है। तो आदिवासी क्षेत्रों में जो सरकारी जमीन हम लोग कहते हैं या फिर फॉरेस्ट की जो है वो इलीगल तरीके से हमारे क्षेत्रों में जानकारी के अभाव में उन क्षेत्रों पे सरकार द्वारा और फॉरेस्ट द्वारा कब्जा किया गया है। तो सीधी सीधी बात है कि वैसे क्षेत्र जो कि मेरे पिताजी ने मेरे को हस्तांतरित करके गए या अंग्रेजों ने भारत की सरकार को हस्तांतरित करके गए, वैसे क्षेत्र पे ही भारत सरकार की अधिकारिता होगी आदिवासी क्षेत्रों में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, मैं बार बार कह रही हूँ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आदिवासी की जमीन पे, एक सूरत में एक केस आया था और एक उड़ीसा में ये केस है कि आदिवासी की जमीन पे किसी गैर आदिवासी ने 5 करोड़ की संपत्ति खड़ा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आप आदिवासी की जमीन पे किसी भी तरह का संरचना नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये जो बिल्डिंग है इसको तोड़ के आदिवासी की जमीन को जैसा का तैसा करके दीजिए। तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमको पता नहीं है। आप संविधान का अनुच्छेद 294 से लेकर 307 में जो संपत्ति की बात करती है। अच्छा,
और एक बात सुप्रीम कोर्ट की समता जजमेंट कहती है, जैसे कि जो खाली पड़ी जमीन आदिवासी क्षेत्रों में होती है, खाली पड़ी जमीन या फिर फॉरेस्ट लैंड जो हम कहते हैं कि सरकार की जमीन है, फॉरेस्ट की जमीन है, तो हमको ये बात सीधे सीधे समझना पड़ेगा कि जो फॉरेस्ट लैंड अंग्रेज के समय में हस्तांतरित की गई हो, यानी कि 1947 के पहले या 1950 के पहले, 1950 या 1947 के पहले जो फॉरेस्ट लैंड आदिवासी क्षेत्रों में जिनकी जमीन की दस्तावेज हो, जिनका फॉरेस्ट का दस्तावेज हो, सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों पे वन का या फिर भारत की सरकार की अधिकारिता होगी। 1950 के बाद अगर ये अपना दस्तावेज आदिवासी क्षेत्रों में नहीं दिखा सकते, या 1947 के बाद उन क्षेत्रों का दस्तावेज वो नहीं दिखा सकते, वैसे क्षेत्र भारत सरकार और फॉरेस्ट की लैंड नहीं कही जा सकती। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट भी का समता जजमेंट भी कहता है कि अगर सरकार अपनी सरकारी जमीन आदिवासी क्षेत्रों में जो सरकारी जमीन है सिर्फ उसी का उपयोग करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, मैं जगह का नाम तो नहीं बताऊंगी, जहाँ पे मैंने फोटो भी डाला था, जिस जगह पे मैं गई थी, एक जगह है जहाँ पे फॉरेस्ट ने कब्जा करके रखा हुआ था, किसी आदिवासी का गाँव है, पूरा पहाड़ पे गाँव है, तो उस क्षेत्र में फॉरेस्ट ने अपना कब्जा जमा के रखा हुआ था और रीच अभयारण्य के नाम पे उन्होंने जो कब्जा जमा के रखा हुआ है। एक किसी ने CWA करके कुछ किन्हीं ने मतलब कि मेरे को बोला था कि उसके बारे में थोड़ा जानकारी देने के लिए, तो मैं नेक्स्ट आपका जो वीडियो बनेगा मैं उस पर थोड़ा जानकारी दूंगी। लेकिन जो मैं बताना चाह रही थी कि एक जगह है, नाम तो मैं नहीं बताना चाहूंगी, उस जगह पे फॉरेस्ट ने रीच अभयारण्य के नाम पे बहुत बड़ा जंगल है, उस पे आदिवासियों के जंगल पे कब्जा करके रखा हुआ था, जो गांव के अंदर में जो जमीन थी उस पे कब्जा करके रखा हुआ था। तो वहां पे रूढ़िगत जो ग्राम सभा है वो खड़ी हुई और उन्होंने फिर RTI करके फॉरेस्ट से वहां की जानकारी मांगी कि ये जो वन विभाग चल रहा है ये किन के नाम से है। तो बहुत सारा साम दंड भेद करने के बाद उनको मालूम चला कि यह जो वन विभाग की जो जमीन है वो 114 आदिवासियों के नाम पे थी। तो जो गांव के जो मुखिया थे, जो रूढ़िगत ग्राम व्यवस्था के जो पटेल गमेती या फिर मुंडा मानकी होते हैं, उन्होंने क्या बोला कि हम कोर्ट जाएंगे। जब ये जमीन, जो फॉरेस्ट की जमीन आप बता रहे हो कि 114 आदिवासी के नाम पे है, तो आपका फॉरेस्ट का लैंड तो ये नहीं है, तो हम कोर्ट जाएंगे। तब जाके उन्होंने क्या किया कि वहां पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, उसको उस आदिवासियों के नाम पे कर दिया कि नहीं आप इसको चलाइए। तो जब उन्होंने वहां पे जो छोटा सा रेस्टोरेंट था, बाकी सारा रेवेन्यू तो वही कमा रहे हैं, फॉरेस्ट कमा रहे हैं, तो छोटा सा आपका जो मतलब ये था रेस्टोरेंट था, वहां पे जब कमाई करना शुरू किया तो मालूम चलता है कि एक दिन का जो रेस्टोरेंट का कमाई होता है वो 1 लाख रुपए आता है, मतलब महीने में 30 लाख रुपए आदिवासी, वहां का जो आदिवासी है उस क्षेत्र में वन विभाग के अंदर में एक छोटा सा आपका रेस्टोरेंट पे कब्जा करके जो बैठा हुआ है, तो उसमें एक दिन का कमाई उनका 1 लाख रुपया आता है, महीने में 30 लाख रुपए। तो इस तरह का कमाई जो है वो आपके क्षेत्र से वो निकाल के जा रहे हैं, सरकार निकाल के जा रही है और हमको पता भी नहीं है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो जमीन या फिर जो गांव हमारे बाप दादा ने बसाई, या फिर जो गांव का सीमाना हमारे बाप दादा ने तय किया था, उस क्षेत्र पे 1950 के पहले तो मेरे बाप का अधिकार था, और 1950 के बाद में सरकार के बाप का कैसे हो गया? या फिर हम उनसे उनके बाप का दस्तावेज मांगते हैं तो वो तो अपने बाप का दस्तावेज तो दिखा नहीं पाते। तो हमको ये सीधे सीधे समझना पड़ेगा कि गांव के अंदर की खाली पड़ी जमीन हो या फिर जंगल हो, अगर 1950 के पहले का दस्तावेज अगर भारत की सरकार या फिर फॉरेस्ट उस जगह का दस्तावेज अगर 1950 या 1947 के पहले का वो दस्तावेज दिखाती है, दैट मीन्स कि वो जमीन या वो फॉरेस्ट जो है वो सरकार की है। अदरवाइज सरकारी जमीन और फॉरेस्ट की जमीन आदिवासी क्षेत्र में नहीं है, ये हमको समझना पड़ेगा। और इसीलिए क्या है कि अगर फॉरेस्ट भी यहाँ पे इलीगल तरीके से 1947 या 1950 के बाद से क्या है कि सामान्य कानून को जबरदस्ती थोप दिया गया हमारे ऊपर में, तो 1950 के बाद में जो इलीगल तरीके से अगर हम इस चीज पे सुप्रीम कोर्ट में केस करते हैं, हाई कोर्ट में केस करते हैं, तब हमको ये बात सीधी सीधे मालूम चलेगा। आज तक तो इलीगल तरीके से बहुत सारी चीजें होती आई हैं, तो 1950 के बाद हमको मतलब कि जितने भी फॉरेस्ट लैंड के नाम पे 2006 तक में जितने भी फॉरेस्ट लैंड के नाम पे आदिवासी क्षेत्रों में वन विभाग ने कब्जा जमाया है, इस पे भी फिर ये चाहूंगी, जैसे जगपाल सिंह बनाम पंजाब जजमेंट है,
उस पे सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ग्राम सभा के अंदर की खाली पड़ी जमीन पे होगा। क्यों होगा ये सारे जगहों के लिए नहीं बता रहे हैं। वो आदिवासी क्षेत्र के संदर्भ में मैं कहूँ तो जब गांव की जमीन यानी कि पूरे गांव के अंदर का सीमाना के अंदर में आपका मेरे जब बाप दादा ने बसाया था, जिनका वंशावली भी हमारे पास में होता है कि बाप के बाप के बाप के बाप का जमीन मतलब इन्होंने यहाँ पे गांव बसाया था, उन्होंने गांव का सीमाना तय किया था, उनके नाम पे ये जमीन थी। तो फिर 1950 के बाद में जब यहाँ पे 1950 के पहले जब हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों के अधीन वो जमीन नहीं की थी, तो 1950 के बाद में भारत के सरकार की जमीन कहाँ से हो गई, ये हमको समझना पड़ेगा, क्लियरली समझना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात जो मैं फिर से बताना चाहूंगी कि ये जो आपका कोई भी सामान्य कानून अगर आदिवासी क्षेत्रों में लागू करते हैं तो उसमें मैंडेटरी रूप से शर्त यही है, किसी भी अधिनियम किसी भी योजना का मैंडेटरी रूप ये है कि आपका ये जो योजना है वो बिना ग्राम सभा की अनुमति के, रूढ़िगत ग्राम सभा की अनुमति के या रूढ़ी प्रथा की बिना रूढ़ी प्रथा को नुकसान पहुंचाए ही उनको अपना सारा जो अधिनियम है या फिर जो भी योजना है उनको आदिवासी क्षेत्रों में लागू करना पड़ेगा। तो ये जो अधिकार है मोस्टली ये आपका अनुसूचित जनजाति आयोग को दिया गया है और ये अनुसूचित जनजाति आयोग को ये जो या फिर मैं कहूँ वन अधिकार अधिनियम 2006 तो ये भी एक तरह से नीति ही है जो कि आदिवासी क्षेत्रों में लाई गई। तो जो वन आदिवासी क्षेत्रों की जो वन था, आदिवासी क्षेत्रों का जो वन था वो भारत का सरकार का नहीं था, ये उनको मालूम जब चला तो इस तरह का जो कानून है वो स्पेशली रूप से आपका आदिवासी क्षेत्रों के लिए लाया गया ताकि जो इलीगल हरकत उन्होंने किया है, सरकार ने जो किया है उसको लीगल रूप दिया जा सके। और हम तो बेवकूफ थे, हमको तो आज तक ये बात मालूम ही नहीं थी। तो वर्ष 2006 के बाद में मतलब कि इस चीज को ग्राम सभा को मैंडेटरी रूप से उसमें डाला गया। फिर से मैं ये बात बताना चाहूंगी कि ना सिर्फ आपका वन अधिकार अधिनियम में बल्कि पेशा कानून जो है, पेशा कानून में भी ग्राम सभा को मुख्य रूप से डाला गया है, चूंकि आजादी का करार ही यही था, सत्ता का हस्तांतरण का करार भी यही था, या फिर आदिवासी क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत में मिलाने का करार भी यही था कि किसी भी तरह का आप अधिनियम, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका आप लगाओगे तो रूढ़िगत ग्राम सभा के अनुसार ही लगाओगे, जो लागू कानून है उसके अनुसार ही लगाओगे, या फिर जो रूढ़ी प्रथा है उसके अनुसार ही लगाओगे। तो एक मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ कि वन अधिकार अधिनियम की जो मैं बात कर रही हूँ 2006 की, तो आपका समता जजमेंट 1997 आने के बाद समता जजमेंट उसमें बहुत मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को या फिर उनकी जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है उनको धमकी दे दिया है, लोगों ने इलीगल काम किया है दे दिया। तो उसके बाद वर्ष 2009 में जो राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, उन्होंने पूरे राज्यपालों की मीटिंग बुलाई, स्पेशली आदिवासी, और सारी चीजों की समीक्षा की। तो उसमें आपका बकायदा अटॉर्नी जनरल भी बैठे हुए थे और उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। ये सब इन सब बातों के का डिस्कस जो है वो हम बाद में करेंगे, लेकिन एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है उसमें ये कहा है कि जितने भी सामान्य कानून है जो कि आपका उसके बाद जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, ये एक संवैधानिक इकाई है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। तो उसमें ये साफ साफ चीजें जो मैं कह रही हूँ उन सब चीजों को इनडायरेक्टली रूप से उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि यह वांछनीय है कि सभी अधिनियम एवं कानून अनुसूचित क्षेत्रों में उन्हें लागू करने के लिए पुनरीक्षित किए जाने चाहिए, उसकी समीक्षा की जानी चाहिए कि आदिवासी क्षेत्रों में जितने भी 1950 के बाद के कानून हैं या फिर जो भी अधिनियम है या फिर जो भी योजना है, तो वो जो है इन क्षेत्रों में लागू होने चाहिए या नहीं लागू होने चाहिए, इनसे किन किन आदिवासियों दिक्कत नहीं हो सकती है। तो ये समीक्षा करने के बाद ही आदिवासी क्षेत्रों में ये लागू होनी चाहिए। इनको वर्ष 1997 यानी समता जजमेंट आने के बाद में ये बातें मालूम चली। तो फिर आगे क्या बोलता है कि विधि आयोग को जनजाति कार्य मंत्रालय, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आदि के साथ परामर्श करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में अपनाने के लिए संपत्ति अधिकारों, उत्तराधिकार, विवाह, भू अभिधिकारिता, लोक प्रशासनिक सेवाओं के गठन, लोक प्रशासनिक सेवाओं मतलब कि आपका जो आईपीसी जो लग रहे हैं या फिर जो भी कलेक्टर जो है, इन सब के गठन
एवं प्रबंधन को प्रभावित करने वाले विद्यमान कानूनों की समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए और जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्कीमों नीतियों में किसी भी कमजोर क्षेत्र को या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सुधारा जाए। तो इन क्षेत्रों में क्या है कि सीधे सीधे बोल दिया कि जितने भी 1950 के बाद के कानून हैं उनको आप आदिवासी रूढ़ी प्रथा को नुकसान पहुंचाते हो या फिर रूढ़िगत ग्राम सभा के अनुरूप बना के ही आप इनको लागू करिएगा। जो कि आपका जब वर्ष 2006 में वन अधिकार कानून जब आ रहा था तो उसमें मैंडेटरी रूप से पहले वो आपका एक तो टीएसी में जाना चाहिए था। जितने भी कानून आदिवासी क्षेत्रों में बनते हैं टीएसी का काम होता है कि उन सारे कानून की समीक्षा करनी चाहिए, लेकिन वो करते नहीं है। खैर, और दूसरा चीज है जो कि संवैधानिक इकाई है आपका अनुसूचित जनजाति आयोग, वहां पे एक मैंडेटरी रूप से कोई भी सामान्य कानून है या फिर कोई भी नीति है जिससे बहुत बड़ा आदिवासी वर्ग उससे प्रभावित होता है, उसको पहले आपका अनुसूचित जनजाति आयोग में आना चाहिए। जो कि आपका वन अधिकार अधिनियम का जो आपका ये था 2005 में जब वन अधिकार अधिनियम की जब समीक्षा होनी चाहिए थी, उसको पहले अनुसूचित जनजाति आयोग में ले जाया जाना चाहिए था और तब जाके आदिवासी क्षेत्रों में ये करना चाहिए था। उस पर साफ साफ कुछ क्लियरेंस रूप से लिखा हुआ है जो मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। उसमें आपका जनजाति आयोग यहाँ पे साफ साफ कहता है कि जो वन अधिकार मान्यता विधेयक है, उस समय पे कानून नहीं बना था 2005 में, वो विधेयक था। तो उसमें क्या है कि पहले क्या था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से पहले वहां पे औपचारिक रूप से पहले वहां पे जाना चाहिए था। उसके बाद फिर जाके फिर वो आपका लोकसभा विधानसभा जो भी है उस पर रखा जाना चाहिए था, संसद में रखा जाना चाहिए था और तब जाके फिर उसको फिर आदिवासी क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि बिना अनुसूचित जनजाति आयोग के अनुमोदन के ही उन्होंने इस विधेयक को संसद पे रख दिया, जिसको जो यहाँ पे मेरे पास साफ साफ उसका मतलब कि बुक भी है बाकायदा, उसमें ये सारी चीजें ये इसका रेफरेंस में ले रही हूँ। तो इसमें ये आगे क्या कहता है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकार मान्यता नियमावली 2007 बनाने में भी आयोग से परामर्श नहीं किया था। तो कुल मिला के और जब बात आती है कि वर्ष आपका अभी जो 13 लाख आदिवासी परिवार वन विस्थापन पे जो एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, तो उस पे अभी जब स्टे लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा स्टे लगाया हुआ है, तो फिर भी क्या है कि फॉरेस्ट आदिवासी क्षेत्रों में अभी बहुत बदमाशी कर रहे हैं। जैसे कि एक बांसवाड़ा हो या फिर झारखंड हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, तो इन क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ पे वन की अधिकारिता है ही नहीं, तो उन क्षेत्रों पे क्या है कि वन जो है वो इलीगल तरीके से, जैसा कि हमेशा होता आया है, गलत तरीके से आदिवासियों को प्रताड़ित करके उनको उस जगह से विस्थापित कर रहे हैं। तो हमको करना ये है कि इस पूरे के पूरे जो वन अधिकार अधिनियम की वैधता को ही हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जैसा भी हो इसमें चुनौती कर देना है सीधे। उससे क्या होगा कि 1950 के बने हुए कानून अगर होते हैं तो 1950 के बने हुए कानून, जो कि संविधान का अनुच्छेद 13 का 2 कहता है कि यदि 1950 के बने हुए कानूनों पे अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में वो जाता है, तो ये 1950 के बने हुए संसद और विधानमंडल के कानून पूरे के पूरे रद्द हो जाएंगे। अगर वो मौलिक अधिकार का हनन करता है तो पूरा का पूरा रद्द हो जाएगा। इसीलिए, और दूसरी बात क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 13(1) में, जो कि पुराने कानून थे जिनको संशोधित करके राष्ट्रपति ने भारत में लागू किया, और भारत की संसद और विधानमंडल पुराने कानून, जैसे कि वन अधिकार कानून जो है वो पुराना कानून था, उसको संशोधित करके आदिवासी क्षेत्रों में लागू किया और पूरे भारत में लागू किया आपका 2006 के रूप में, ठीक है, 2006 के कानून के रूप में। तो जो पुराने कानून जो है, जो संविधान के अनुच्छेद 13(1) में है, वो अगर मौलिक आदिवासियों के मौलिक अधिकार का हनन करते हो या किसी का भी हनन करते हो, मौलिक अधिकारों का हनन करते हो, तो वो जो संशोधित रूप है, वो चीज जो संशोधन जो है वो शून्य होके पुराना कानून जो का त्यों लागू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे है कि अगर हम ये पुराने कानून का संशोधित रूप यानी कि वन अधिकार अधिनियम जो है 2006 को, इसको अगर हम लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो 2006 का जो संशोधित कानून है वो पूरा का पूरा रद्द हो जाएगा। और जो पुराना कानून है 1927 का वन अधिकार कानून जो है, फॉरेस्ट एक्ट जो है 1927 का, वो
लागू हो जाएगा, जैसा कि संविधान का अनुच्छेद 13(1) कहता है। अब बात उठती है कि वन अधिकार का जो कानून है 1927 का, ये तो आदिवासी क्षेत्रों में अंग्रेज के समय में लागू नहीं था, जो कि शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के समय में जो मैं बता रही थी आपका पिछले जो लाइव में मैंने बताया है कि कोई भी संसद और ब्रिटिश विधानमंडल का कोई भी पुराना कानून आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होता था। कुछ कानून थे जो कि आदिवासी क्षेत्रों में लागू थे, उनका पब्लिक नोटिफिकेशन उस समय के जो राज्यपाल होते थे उन्होंने पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा उन कानूनों को आदिवासी क्षेत्रों में लागू किया था। और उन कानूनों में वन अधिकार कानून जो है 1927 का वो आदिवासी क्षेत्रों में भी लागू है, ये नहीं कहा जा सकता, ये आपका रामकृपाल भगत का जजमेंट कहता है। तो एक जो मतलब हमको सॉल्यूशन ये है कि जो वन अधिकार अधिनियम कानून 2006 को हम लागू करने की बात करते हैं, जबकि ये हमारा मौलिक अधिकार है कि जो रूढ़ी प्रथा या फिर जो रूढ़िगत ग्राम सभा है, जो कि वन अधिकार अधिनियम 2006 में इसका एकदम मैंडेटरी रूप से उसके अनुसार ही वन पट्टा मिलना चाहिए, इन सबको अनदेखा करते हुए कहीं ना कहीं इन कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। तो हम ये क्यों ये कि वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू नहीं होना चाहिए और हम इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे ताकि ये कानून पूरा का पूरा आदिवासी क्षेत्रों में रद्द हो जाए और जितने भी वन हैं या फिर जितने भी आपके फॉरेस्ट जो है जो गलत तरीके से असंवैधानिक रूप से आदिवासी क्षेत्रों में, जो कि उनके बाप का नहीं था, उन क्षेत्रों में असंवैधानिक रूप से कब्जा जमा के उन्होंने रखा हुआ है, तो उसको चैलेंज करके हम क्यों नहीं वन जितने भी फॉरेस्ट है उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या फिर फॉरेस्ट अधिकारी है, हम क्यों नहीं उनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कटघरे में खड़ा करते हैं। तो हम कब तक सोए रहेंगे, मतलब 70 साल से तो सो ही रहे हैं, आज़ादी के बाद से तो सो ही रहे हैं, और रात दिन जब लोगों पे जब हमला होता है, चाहे हमको ये मालूम है कि इन क्षेत्रों पे उनको किसी भी तरह का अत्याचार करने का अधिकार नहीं है, लेकिन हम क्या है कि मार तो है कि हमारा जो मतलब कि एक प्रकृति की तरह आदिवासी होते हैं, खुद तो मतलब खुद पे झेल लेते हैं, लेकिन जब बात आती है कि बदला लेने की भावना आती है तो वहाँ पे हम शांत हो जाते हैं, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी हम खुद मारते हैं। जब बात है हम जब कह रहे हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर हम वन अधिकार अधिनियम को चैलेंज करते हैं तो ना सिर्फ ये कानून रद्द हो जाएगा, बाकायदा जितने भी फॉरेस्ट लैंड है जिसको इलीगल तरीके से आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कब्जा जमा के रखा हुआ है, उन सारे आदिवासी लैंड जो है वो सारे आदिवासी लैंड वो आदिवासियों को नहीं। तो आज के लिए मैं इतना ही कहकर अपनी बातों को विराम दूं। अगर प्रश्न रहा हो तो आप लोग इनबॉक्स में या फिर जो आपका कमेंट बॉक्स जो चल रहा है इसमें आप अपने प्रश्न को रख सकते हैं, या फिर आगे जाके किस तरह के क्वेश्चन पे आप जानकारी हैं तो वो आप मैं कोशिश करूंगी कि लाइव वीडियो या फिर एक वीडियो बना के यूट्यूब पे आप लोग जानकारी दे सकते। आशा करती हूँ कि आज के मेरे लाइव वीडियो में बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिली होंगी, और क्या सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम उसको जड़ से ख़त्म नहीं करना चाहते, हम करते हैं कि नहीं उसको तने से काट देते हैं तो वो जो पौधा है वो वापस उग जाता है। तो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टेम्पोररी सॉल्यूशन की बजाय हमको परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढते। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने कोशिश किया है कि जो परमानेंट सॉल्यूशन आदिवासियों के लिए जो परमानेंट सॉल्यूशन है मुसीबतों का, तो अगर इस रूप से हम अपने हक अधिकारों का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही कहकर अपनी हूँ। जोहार, जय आदिवासी।